बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वसीम रियाज फ्राम दार अरकम स्कूल अहमद कैंपस मोपालके रोड चूचक। मेरा आज इधर आने का मकसद जो है वो बेसिकली कैरियर काउंसलिंग कंसल्ट है। अब कैरियर काउंसलिंग कंसल्ट क्यों किया जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कैरियर है क्या। अब आप मोस्टली मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के बाद आपने जिस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में प्रोफेशन में आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने जॉब करनी है, किसी ने टीचिंग करनी है, किसी ने फ़ौज में जाना है, किसी का क्या ख्वाहिश है, किसी की पुलिस में जाने की है। तो जिस फील्ड में आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है उसको हम कैरियर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दैट कैरियर काउंसलिंग कंसल्ट। अब कैरियर काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि मिलजुल के एक सेमिनार रखना, आपस में डिस्कस करना, मुशावरत करना, और कंसल्ट फंक्शन को कहते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग कंसल्ट का मतलब ये है कि आपस में डिस्कस करना, फ्यूचर प्लान सोचना कि आगे आपने करना क्या क्या है। तो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैरियर है, कैरियर एक ऐसी टाइम डोमेन है, टाइम पीरियड है जिसमें आपने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। अब मैट्रिक जो है ये पहला स्टेप है कि इसके बाद आपने प्रोफेशनली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होना है। तो कैरियर ही एक जो है, इसका पहला स्टेप जो है वो मैट्रिक के लेवल पे ही है। तो मैट्रिक के बाद आपने सोचना होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की किस फील्ड में जाना है। जी नेक्स्ट, तो कैरियर जो चूज़ करते हैं वो हमेशा आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से पढ़े हैं, कौन कौन सी बुक्स रखी हैं, उसी हिसाब से फिर आप कैरियर डिसाइड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, वाई कैरियर काउंसलिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन स्कूल, कि स्कूल में कैरियर काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, आज मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। कि स्कूल में देखें, हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बैकवर्ड है। यहाँ पे लोकल एरिया है, हमारी फैमिलीज़ में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कोई हमें समझाने वाला नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता। बस ये सुना होता है कि 10 करनी है जी, 10 के बाद सोचेंगे जी क्या करनी है, 10 कर हो गई हैं जी, चलें जी अब 12 कर लेते हैं जी। कोई पता नहीं करना क्या है, आगे पीछे क्या है, सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, ना अबू पढ़ा, ना अम्मी, ना हमारी फैमिली में। अगर कोई खुशकिस्मती है हमारी फैमिली में पढ़ा लिखा हो भी जाए या कोई पढ़ भी जाए तो वो गांव छोड़ के सीधा शहर मूव हो जाते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो मेरा इस गांव में आने का मकसद वापस बैक, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने इस फील्ड को इसीलिए चूज़ किया कि मैंने अपने इलाके की बहनों और बेटियों और छोटे बहन भाइयों को बेहतर से बेहतर गाइड करना है। कि जो लोग शहरों में जाते हैं वो ज़्यादा तरक्की क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एम दिया जाता है। छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है कि मैंने बड़े होकर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या एयरफोर्स में जाना है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। जी नेक्स्ट, तो इसीलिए स्कूल में मैंने यही सोचा है कि हर स्कूल में जाके 9th 10th के बच्चों को बेहतर से बेहतर गाइड किया जाए। अब ये क्वेश्चन है, हुज़ कैरियर कम्स आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, यानी मैट्रिक के बाद अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि आपने कौन सा कैरियर चूज़ करना है। तो देखिए अभी आप यहाँ माशाल्लाह 15-20 लड़कियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अभी यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ कि मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है, तो मुझे यकीन है कि 70 to 80% को अभी पता ही नहीं है कि मैट्रिक के बाद क्या करना है। अभी जी अब्बू से पूछना है, अम्मी से पूछना है, मामू कहते हैं ये कर लें, फुप्पो कहते हैं ये कर लें, अभी हमारी मुशावरत ही नहीं हुई। लेकिन आप शहरों में देखें, छोटा सा बच्चा होता है, उससे आप पूछें तो वो छोटा सा कहेगा कि मैंने डॉक्टर बनना है। आपके भाई ने क्या बनना है जी, मेरे भाई ने वकील बनना है जी। आपकी बहन ने क्या बनना है जी, उसने जी MBBS करना है। लेकिन हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि हमने करना क्या है। तो यही क्वेश्चन जो है, अगर आपसे मैं अभी पूछ लूँ तो मोस्टली का डिसाइड नहीं है कि मैट्रिक के बाद क्या करना है। अगर किसी का कोई प्लान है तो आप बता दें कि सर मैट्रिक के बाद मैंने ये करना है। एनीवन? मेडिकल, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी फील्ड है। आगे मैं यही फील्ड आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, क्योंकि यही मसला है कि हमारे गांव में हमें गाइड ही नहीं किया जाता कि आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आज का जो प्रॉपर लेक्चर होगा वो इसी चीज़ पे होगा कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद जब आप इस रूम से बाहर जाएंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा आपको कि आपके पास मैट्रिक के बाद कौन कौन से ऑप्शन हैं और किधर किधर आप जा सकती हैं। जी नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे 30-40 बच्चे हैं, सिर्फ एक ने अभी तक अपना एम शेयर किया है। तो हमें अभी तक सोचा ही नहीं है कि हमने क्या करना है। अब आज आपको मैं बताता हूँ कि ये 10 जो है कैरियर्स आपके मैट्रिक के बाद आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका कोई भाई है या कोई आपका कज़न है तो ये बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए इससे नेक्स्ट है। तो ये जो बॉयज़ के लिए है उसमें सबसे पहले वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अगर आपका कोई भाई है या बहन है या कोई भी है। टेली कम्युनिकेशन है, इसके अलावा वो बिज़नेस कर सकते हैं। जी नेक्स्ट, ये जो 10 ऑप्शंस थे ये बॉयज़ के थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गर्ल्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है वो मेडिसन का है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए हमारे एरिए में जितने भी डॉक्टर्स हैं किसी के पास ऑथेंटिक डिग्री नहीं है।
सब ने क्या किया है जी, किसी डॉक्टर के साथ 2-3 साल लगाए और अपनी घर पे दुकान बना ली। अब करते क्या है जी, कोई आया मरीज़, एक इंजेक्शन लगाया, इतनी सारी गोलियां दी, 400-500 रुपया ले लिया। तो सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा अर्निंग और प्रॉफिटेबल जो काम है ना, वो मेडिसन का है। तो मेडिसन की फ़ील्ड को इसलिए मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है। उसमें होता क्या है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, अब LHV का कोर्स है, इसके अलावा नर्सिंग है, मेडिकल की फ़ील्ड में काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल जो हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ तो सबसे ज़्यादा वहाँ लड़कियाँ होती हैं कोर्स करने वाली। तो आपके पास ये सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो मेडिकल का ही है। और टीचिंग में आप मेडिसन फार्मेसी में जा सकती हैं, अपना आप फार्मेसी बना सकती हैं। फार्मेसी के अलावा होम्योपैथिक के काफ़ी ज़्यादा फील्ड हैं, MBBS है, जो लैब टेक्नीशियन है, इसके अलावा लैब आप अपनी बना सकते हैं जिस पे हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो मेडिकल की बहुत ज़्यादा फील्ड हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर आपने मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना तो सेकंड ऑप्शन आपके पास टीचिंग है। जैसे माशाल्लाह आपका इस स्कूल में भी इतना ज़्यादा टीचिंग स्टाफ है, तो आप भी एक टीचर भी बन सकती हैं। और इस टीचर के अलावा आप लॉ में जा सकती हैं। अगर आपको कोई शौक़ है वकालत करने का तो आप वकील भी बन सकती हैं, ये भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एविएशन है, एविएशन कहते हैं एयर होस्टिस को, यानी आप जहाज़ में सफ़र करें या फैसल मूवर या डेवो अच्छी बसेस पे सफ़र करें तो वहाँ सर्व करने के लिए भी लड़कियों को रखा जाता है। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप होस्टिस बन सकती हैं किसी भी अच्छी जो है ब्रांड की बस में, या जहाज़ों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग है कि आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, और आजकल तो मोस्टली जो है बैंकों में फ़ीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो बैंक में भी आप अच्छी फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT की फ़ील्ड है, और आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा चलने वाली फ़ील्ड IT की है, क्योंकि जिस फील्ड लैब में आप बैठे हैं ये भी IT लैब है। अब कंप्यूटर देखें तो हर चीज़ आजकल कंप्यूटर में शिफ्ट हो चुकी है। ये 9th के बच्चे हैं, तो IT की जो फील्ड है सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो IT की फील्ड ही है। अब पुराना दौर जो था ख़तो किताबत का, और वो सारा सिस्टम आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है, हर चीज़ IT में आ गई है। आप अपनी बुक्स भी अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में भी शो कर सकती हैं, तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप चला सकते हैं। इसके अलावा मीडिया है, आप मीडिया में जा सकती हैं। अब आप घर TV चैनल चलाएं तो हर मीडिया पे जो भी न्यूज़ चैनल आप चलाएंगे कि वहाँ मीडिया एक्टर जो है वो फीमेल दी होती हैं। आप मॉडलिंग में जा सकती हैं, अगर किसी को मॉडलिंग का शौक़ है तो आप मॉडलिंग करें, न्यूज़ कास्टर बनना है न्यूज़ कास्टर बने, ये भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा डिज़ाइनर है, आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कपड़े की डिज़ाइनिंग है, सिलाई का काम है, यानी जितनी भी डिज़ाइनिंग है उसमें आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी फील्ड है लड़कियों के लिए। इसके अलावा ब्यूटिशियन है, आप अपना होम ब्यूटी पार्लर बना सकती हैं, कटिंग और ये सारा नेल पॉलिश जितना कुछ भी है ये सारा आप घर पे भी, इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जस्ट कोर्स करें और अपना घर पे आप अपना एक अच्छा सेटअप चला सकती हैं। ब्यूटिशियन के अलावा इंटरप्रेन्योरशिप है, ये इंतहाई अहम है हमारे इस लोकल एरिया के लिए जो इंटरप्रेन्योरशिप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। ये स्मॉल लेवल का छोटा बिजनेस होता है। अब हमारे घरों में फॉर एग्जांपल हमारे वालिदैन के पास पैसे नहीं होते भैंसें लेने या कोई बड़ी चीज़ें लेने का, तो वो क्या करते हैं, किसी से एक भैंस ले ली, उसको 2-3 साल पाला, उसको जो खर्चे आए वो करके जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों आधा आधा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, यानी बहुत छोटे लेवल का कारोबार। तो ये भी आप कर सकते हैं अपनी घर पे। आप जो हैं लड़कियां नाले बांधना, सिलाई का काम, गड़ाई का काम, काफ़ी ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा तो आप ज़्यादा जानती हैं, तो ये सारी इंटरप्रेन्योरशिप ही है। यानी छोटे छोटे लेवल पे आप छोटा सा कारोबार अपने घर पे खुद ही एक कोई सिलाई का तरीका सीख लें, मशीन ले लें, या वैसे ही वो जो कढ़ाई करते हैं छोटा सा कसूआ और वो 2-3 चीज़ें रख लें, आप उससे अपना एक अच्छा निज़ाम घर का चला सकते हैं। तो ये ऑप्शन हैं आपके पास मैट्रिक के बाद कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है और किस फील्ड में जाना है, ये आप इस पे आप गौर व फिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये जो स्टूडेंट है ये सर पे हाथ रख के सोच रहा है कि मैं मैट्रिक के बाद व्हाट शुड आई डू आफ्टर मैट्रिक, कि मैट्रिक के बाद मैं क्या करूं। वो कहता है जी FSC करो, वो कहता है जी मेडिकल में जाएं, वो कहता है जी ICOM करें, वो कहता है जी ICS करें, वो कहता है जी डिप्लोमा करें, वो कह रहा है जी को मेडिकल का डिप्लोमा करें, कोई हमसाई हमारी कहती है जी FA कर लें, BA कर लें। यानी हमें समझ ही नहीं आ रही हमारे दिमाग में कोई चीज़ जो हम किसको फॉलो करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ, आप किसी की भी बातें ना सुनें। जिस तरह ये परेशान आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इस तरह आप परेशान ना हो। आप अपना खुद का फैसला करें कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा चूज़ आपने कैरियर कौन सा चूज़ करना है, आपका पैशन किस में है, इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में आपका शौक़ है। पैशन और प्रोफेशन में हमेशा कहता हूँ ये सेम होना चाहिए। आप किसी की ना सुने, फैमिली में किसी से डिस्कस ना करें, जस्ट अपने अंदर देखें कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर काबिलियत कौन सी रखी है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उस फील्ड में जाएँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है आपने कि पैशन अपना,
पैशन कहते हैं जज्बे को, शौक़ को, और प्रोफेशन कैरियर जिसमें आपने जाना है। तो पैशन और प्रोफेशन हमेशा सेम रखना चाहिए। जो इंसान इस पे अमल करेगा वो कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होता। हमेशा नाकाम इंसान वही होते हैं जिनका शौक़ कहीं और होता है और वो फंस कहीं और जाते हैं, और सारी ज़िंदगी फिर अपने आप को कोसते रहते हैं या ख़ुद को ही गालियाँ देते रहते हैं कि मैं किस फील्ड में आके फंस गई हूँ। तो इसलिए जिस फील्ड में आपने जाना है यही आपके पास आज ऑप्शन है कि आज आप सेलेक्ट करें कि आपने किस फील्ड में जाना है, ज़िंदगी में क्या करना है। अब फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि मैट्रिक है, क्योंकि मैट्रिक ही पहली सीढ़ी का जो पहला स्टेप है ना वो मैट्रिक है। अगर आपसे मैट्रिक नहीं हो रही या मैट्रिक आप नहीं करना चाहती तो आज ही आप इस स्कूल सेटअप को बंद करें और किसी सिलाई वाली मशीन पे जाके अपना काम सीखना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने कैरियर चूज़ करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको मैट्रिक की डिग्री लेना ज़रूरी है, और वो आप जब पास करेंगे तो तभी आप कैरियर में आएंगे। अब अगर आपने मैट्रिक की डिग्री ले ली है तो आगे हम आज बात करेंगे कि आपके पास किस किस फील्ड के ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास FSC है, जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है कि हर बच्चे के ज़बान पे यही है कि मैंने FSC करनी है। FSC के बाद अगर आप ICS करना चाहते हैं FA कर लें, इसके बाद ICOM कर लें या DAE कर लें। अब ICOM क्या है? ये कॉमर्स की फील्ड है। कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली ये बिज़नेस, इन आउट, इकोनॉमी, मईशत, मुल्की हालात। आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि हमारा जी कर्जा इतना बढ़ गया, हमारी मईशत डूब गई, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये हो रहा है, खसारा इतना बढ़ गया। यानी जितना ओवरऑल पूरे मुल्क का नफ़ा नुकसान, बजट, सब कुछ वो सारा हम कॉमर्स में पढ़ते हैं। बाकी पहली 3 चीज़ें तो आप पहले ही फेमिलियर हैं। आगे है DAE। तो DAE जो है एसोसिएट इंजीनियर का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर। एसोसिएट इंजीनियर ये होता है कि जो सब इंजीनियर होता है, इंजीनियर के नीचे सब इंजीनियर काम करता है। अगर आप 3 साल लगाएंगे तो आप DAE कर सकती हैं। अब इसकी भी 3 किस्में हैं, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है। सिविल जो होते हैं वो ये रोड और नक्शे सारा काम वो करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो होते हैं ये वायरिंग, ये इलेक्ट्रिकल की जितनी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करता है, और जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो ये कारें, बसें और मैकेनिक्स का सारा काम वो DAE करते हैं। अब आते हैं कि अगर आपने ये स्टेप 2 साल पहले आपने मैट्रिक की 10 साल में, फिर आपने 2 साल इस पे लगाने हैं, इस सारे पोर्शन पे। जो फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है अपनी मर्ज़ी से करें। इन सारी चीज़ों में 2 साल लगेंगे, लेकिन एंड वाली 2 चीज़ों में 3 साल लगेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू बराबर ही होगी। वो भी 12 क्लासें काउंट होंगी, ये भी 12 होंगी। ये 2 सालों में हो जाएंगी, लेकिन वो आपको 3 साल लगाने पड़ेंगे। अब इसके बाद FSC अगर आपने कर लिया है तो फिर आप BSc करेंगे। अगर आपने ICS किया है तो फिर आप BCS करेंगे। अब जो BSc है ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अब इसको बंद कर रही हैं, क्योंकि 2 साल प्रोग्राम HEC ने बैन किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि आप 4 साल इकट्ठी डिग्री ले BS ऑनर की। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसके हवाले से भी। BA भी सेम इसी तरह है, बाद यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, बाद ने बंद करवा दिया है। ये भी 2 साल में होगा। BCom आप करेंगे ICOM के बाद, और DAE के बाद आप BTech करेंगे। उसको भी इंजीनियरिंग की डिग्री ही हम काउंट करेंगे। जी नेक्स्ट। अब आते हैं कि मैट्रिक के बाद जो पहला स्टेप है वो FSC का। तो FSC करने के लिए आपके पास 2 फील्ड्स हैं, एक प्रोफेशनल फील्ड है और एक टीचिंग की फील्ड है। प्रोफेशनल फील्ड ये होती है कि आपने प्रोफेशनल इंसान बनना है, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल को हम प्री इंजीनियरिंग का नाम देते हैं, और मेडिकल के बाद आप MBBS डॉक्टर बनेंगे। MBBS अगर आपने डॉक्टर नहीं बनना तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये है मेडिकल की फील्ड। इसके बाद अगर आप प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं FSC में, तो प्री इंजीनियरिंग के बाद आप BS इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 4 साल इंजीनियरिंग की हुई है। और इसके बाद CA है। अब मोस्टली क्या होता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं हमें डिग्रीज़ का पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती। शहरों के लोग इसीलिए कामयाब हो जाते हैं कि वो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके हर चीज़ की गाइडलाइन लेते हैं। लेकिन हमारे पास कोई इधर ऑप्शन ही नहीं है। ज़ाहिर बात है, मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो हमारी ये कल्चर भी इजाज़त नहीं देता फ़ीमेल्स को, और हमारे वालिदैन भी परमिशन नहीं देंगे कि आप किसी ऐसे अदारे में जाएँ या कहीं दूर इस तरह जाएँ कि सिर्फ गाइडलाइन लेनी हो। वो कहते हैं जी बस यही कर लें, जो यहाँ पे हो रहा है बस वही चलाएँ। तो CA की जो डिग्री है ये मैं आज आपको बताता हूँ कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा अर्निंग CA वाले लोग कमा रहे हैं। अब CA होता क्या है? आप अपनी फैमिली में मोस्टली से पूछ लें, किसी बंदे को हमारे एरिए में, मैं कहता हूँ कि 60 से 70% हमारे इस एरिए में पता ही नहीं है लोगों को कि CA होता क्या है। तो CA जो है ये मैं आज आपको बताता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की एब्रीवेशन है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करता है कि कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बड़ा ब्रांड जब वो एक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में ये नेमत वाले हैं, नेमत घी वाले, कौसर वाले, ये सारे, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जब आप अपने एरिया में लगाते हैं तो गवर्नमेंट हमसे उसका टैक्स डिमांड करती है। कोई भी चीज़ आपके यहाँ सेटअप बनाते हैं
तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि फिर एक बंदा हायर करते हैं जिसने CA किया हो, और उससे पूछते हैं कि आप हमें गाइड करें कि हम इस गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स मांग रही है इसमें से छूट किस तरह हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फिर कि वो CA जो है वो उनको मशवरा देता है कि आप इस तरह करें, ये आपने जो ब्रांड बना दिया है ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम के लिए फलाई को काम शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल बना दें, तो आप यहाँ रहने वाली आप ये जानती होंगे कि सलवा वालों ने एक हड्डी जोड़ हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसमें कोई पैसे नहीं ले रहे, ऐसे ही है ना। वो बेसिकली हम तो ये समझते हैं कि वहाँ पे आसान कर रहे हैं, लेकिन असल जो वजह ये होती है कि वो अपना ब्रांड जो चला रहे हैं उसका वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। टैक्स में छूट के लिए वो फिर साथ एक छोटा सा हॉस्पिटल चला देते हैं, कोई डिस्पेंसरी खोल दी, कोई मस्जिद बना दी, इस तरह के कोई भी नेकी वाले काम वो शुरू इसी वजह से करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट से अपना टैक्स ना दे सकें। अब समझ आ गई इस चीज़ की जी। नेक्स्ट, अब आगे जो है 1 मिनट, तो मैंने ये आपको दोनों फील्ड बताई हैं, MBBS की भी, लैब की भी और इंजीनियरिंग और CA की भी। लेकिन अगर आपने LLB करना हो, वकालत करनी हो, तो फिर आप कोई भी FSC करके वकील बन सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो आपने प्री मेडिकल वाला इंजीनियरिंग नहीं कर सकता और प्री इंजीनियरिंग वाला MBBS नहीं कर सकता। लेकिन जो LLB है, वकालत है, अगर आपने लायर बनना है तो फिर आप दोनों FSC जिधर से भी आपने की हो, आपने FA भी किया हो, फिर भी आप LLB पे पहुँच सकते हैं जी। नेक्स्ट, ये पहले जो फील्ड थी वो थी प्रोफेशनल फील्ड। अब आती हैं टीचिंग की फील्ड्स के आपके पास। अगर आपने प्रोफेशनली फील्ड चूज़ नहीं की तो आप टीचिंग में किस तरह जा सकते हैं। तो अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है तो उसके बाद आप BS बॉटनी, BS ज़ूलॉजी, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की और भी बहुत ज़्यादा शाखें आपने बायो वाले बच्चों ने पढ़ी होंगी, हर शाख में आप अपना BS ऑनर कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने मेडिकल प्री इंजीनियरिंग रखी है, मेडिकल नहीं गए, आप नॉन मेडिकल FSC की है, तो फिर आप BS मैथ कर सकते हैं, फिज़िक्स कर सकते हैं, BS IT कर सकते हैं। मेडिकल वाले BS IT नहीं कर सकते, लेकिन जो BS प्री इंजीनियरिंग वाले हैं वो मेडिकल में नहीं आ सकते और मेडिकल वाले प्री इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। लेकिन जो BS केमिस्ट्री है ये आप दोनों फील्ड के साथ कर सकते हैं। यानी अगर आपने FSC मेडिकल की है फिर भी आप केमिस्ट्री में जा सकते हैं, अगर आपने मैथ के साथ की है तो फिर भी आप केमिस्ट्री में जा सकते हैं जी। नेक्स्ट, अब देखिए मोस्टली क्या होता है कि हमने यही सब सुना हुआ है शुरू से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात यही सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। शुरू से हमें बताया ही नहीं जाता कि आपने किस किस फील्ड में किधर किधर जाना है। तो आज ये मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट्स आपने 11वीं में कौन से रखने हैं। 11वीं में आपने 3 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी रखने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपने रखने ही रखने होते हैं, वो लाजमन होते हैं, उनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। वो कौन से हैं जी? इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात। आप ये मैंने जितनी फील्ड बताई हैं, किसी फील्ड में भी जाएंगे तो ये 3 सब्जेक्ट आपको लाजमन पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात। अब जो बाकी 3 सब्जेक्ट होंगे उनको हम इलेक्टिव कहते हैं, यानी अख्तियारी होती है और आपके पास अख्तियार है कि वो आप जो मर्जी सब्जेक्ट ले लें। 3 तो लाजमन हो गए, 3 आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने हैं। वो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। इसके अलावा जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं ये हमें नहीं बताए जाते। अब इनमें क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री है, हिस्ट्री तारीख़ है। अगर आपको तारीख़ का शौक़ है, पुरानी बातें पढ़ने का, तो आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट रखें। मुल्क की, पाकिस्तान की या मुसलमानों की कोई भी तारीख़ी अगर आपका इंटरेस्ट है तारीख़ को पढ़ने का तो फिर आप हिस्ट्री को एज आ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। हिस्ट्री के बाद है जियोग्राफ़ी। आपने 6ठी 7वीं में जियोग्राफ़ी, जोग्राफिया जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो एक किताब पढ़ी होगी। अगर आपका उसमें फील्ड है तो आप शौक़ आपका उसमें है तो आप वही सब्जेक्ट रख सकते हैं जो जियोग्राफ़ी पढ़ें, जिसमें ज़मीन की अंदरूनी साख्तें, बैरूनी, हमवार, तय, वो सारी चीज़ें जो आपने पहली तय, दूसरी तय, फंजाई, एलजी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, वो सारा जियोग्राफ़ी में है। तीसरा सब्जेक्ट है जी फ़ारसी का, पर्शियन भी इसको कहते हैं, फ्रेंच भी है, तो फ़ारसी भी एक सब्जेक्ट है। अब हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, अल्लामा इकबाल देख लें, हमारे शायराना जितने भी हैं वो सारे उन्होंने फ़ारसी पे बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन बदकिस्मती से आज हम अपने आबाओ अजदाद को भूल गए हैं। जो काम उन्होंने जिस फील्ड में किया उसको छोड़ के हम अंग्रेज़ों की तरफ चल पड़े हैं। तो अगर आपने फ़ारसी में करना है तो फ़ारसी भी एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा आर्ट्स है, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट रख सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका शौक़ है तो आप आर्ट्स की फील्ड में चले जाएं। इसके अलावा अब जो एंड वाला जो ऑप्शन है वो म्यूज़िक है। अब हमें ये लगता है कि म्यूज़िक शायद सब्जेक्ट नहीं है, तो आज आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपका म्यूज़िक में शौक़ है, सिंगिंग करने का शौक़ है, नात ख़ानी है,
कव्वाली है, इसके अलावा मिली नगमे हैं, कहीं भी आपका किसी भी सब्जेक्ट किसी भी फील्ड में शौक़ है तो म्यूज़िक को एज आ सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। जो सिंगर बनते हैं, जो नात खा बनते हैं, जो डफ़ है, ये मोस्टली लड़कियां जो हैं डफ़ बजाती हैं, तो अगर आप म्यूज़िक का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको डफ़ का भी वो तरीका बताएंगे, जो आप मौसीकी में वो सारी चीज़ें होती हैं, बैंड बाजा, वो सारा कुछ आप एज आ सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये मैं बताया ही नहीं जाता। तो अगर आपका उसमें शौक़ है तो आप उधर जाएँ, किसी की ना सुने जी। अगर हम म्यूजिक का मतलब ये म्यूजिक की फील्ड में जाते हैं तो हम मेडिकल कर सकते हैं इसके साथ, म्यूजिक के साथ कर सकते हैं। मेडिकल तो फिर ये होगा कि म्यूज़िक का सब्जेक्ट आप वैसे पढ़ेंगे, फिर उसको अगर आपने मेडिकल करना है, एफएससी मेडिकल कर रही हैं तो उसका सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ें, उसकी फिर आप डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि डिग्री तो आप मेडिकल की ले रही हैं। म्यूज़िक का सब्जेक्ट आप बाज़ार से किताब को ख़रीद लें, वो आप साथ साथ पढ़ते रहें। लेकिन अगर आपने एफए करना है तो फिर आप म्यूज़िक का पेपर देंगे। अगर आपने मेडिकल चूज़ कर लिया है तो फिर म्यूज़िक का पेपर नहीं आप दे सकेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे है जी, एफएससी कितनी किस्म की होती है? एफएससी मैंने आपको पहले बता दिया है 2 किस्म की होती है, और जो आपको मैंने सब्जेक्ट अभी बताए हैं उनमें से आपने 3 सब्जेक्ट उठाने हैं अपनी मर्ज़ी के। वो सब्जेक्ट कौन से हैं जी? मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। मैथ, अगर आप मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप उस तीनों सब्जेक्ट का नाम जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, उसको नॉन मेडिकल भी कहेंगे और प्री इंजीनियरिंग का भी नाम देंगे। इसके अलावा अगर आपको बायो का शौक़ है तो उसको हम मेडिकल का नाम देंगे। बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये 3 रखेंगे तो इसको एफएससी प्री मेडिकल कहेंगे, और अगर आप मैथ में आएंगे तो उसको हम नॉन मेडिकल कहेंगे और प्री इंजीनियरिंग का नाम देंगे जी। नेक्स्ट, अब अगर आपका ना बायो में शौक़ है ना मैथ में शौक़ है, तो अगर आपका कंप्यूटर की फील्ड में शौक़ है तो आप आईसीएस करेंगे। अब आईसीएस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप फिज़िक्स, कंप्यूटर और मैथ ये 3 सब्जेक्ट रखें, इसको आईसीएस का नाम देंगे। लेकिन अगर आपको फिज़िक्स मुश्किल लगती है तो आप फिज़िक्स को काट के स्टैट भी रख सकते हैं और उसको भी आईसीएस का ही नाम दिया जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये आईसीएस ही हैं जी। नेक्स्ट, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि एफएससी करेंगे तो उसके बाद आपको बीएससी करनी होगी, और अगर आपने आईसीएस किया है तो आपको बीसीएस करना पड़ेगा, और अगर आपने एफए किया है तो फिर आप बीए करेंगे। समझ आ रही इस बात की? फिर अगर आपने एफएससी किया है तो उसके बाद बीएस ऑनर करेंगे। अब ये एक स्टेप और समझ लें कि जो बीएससी है उसके 2 साल लगाएंगे, उसके बाद आपको एमएससी करनी पड़ेगी, फिर 2 साल लगाएंगे। इसी तरह अगर आपने आईसीएस किया है तो आप बीसीएस करेंगे, उसके बाद फिर आपको एमसीएस करना पड़ेगा। इसी तरह एफए किया है तो आपको फिर बीए करना होगा और फिर एमए करना होगा। ये सारी चीज़ें जहाँ पे नाम आ रहा है एमएससी और एमसीएस और एमए, ये जब आप कर लेंगे तो इसके बाद आपको एमफिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरा शॉर्टकट जो तरीका है वो आप बीएस ऑनर किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करें, 4 साल लगाएं, उसके बाद एमएस करके डायरेक्ट पीएचडी पे पहुंच जाएं। तो अगर आपने बीएस ऑनर करना है तो फिर आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाएंगे ये सारे पीएचडी तक ही। लेकिन अगर आप ऑनर के सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपको एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट पीएचडी पे पहुँच जाएंगे जी। नेक्स्ट, अब ये सारी एब्रीवेशन है कि एफएससी का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ऑफ साइंस। इसको आप फैकल्टी ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ साइंस भी कह सकते हैं। जो एफए है उसको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का नाम दिया जाता है। जो आईसीएस है, इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये 2 साल प्रोग्राम है तीनों ही। इसके बाद जो बीएससी है वो भी बैचलर ऑफ साइंस, वो 2 साल में होगी, और जो बीएस ऑनर है वो 4 साल प्रोग्राम है। मैंने आपको पहले भी कहा है वो सेमेस्टर वाइज डिग्री होती है। इसके अलावा एमएससी जो है वो मास्टर ऑफ साइंस, एमए होगा तो वो मास्टर ऑफ आर्ट्स हो जाएगा जी। नेक्स्ट, एनीबॉडी कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से या कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। टुडेज लेक्चर आर यू अंडरस्टैंड? अगर किसी को नहीं समझ आई, कोई सी स्लाइड की समझ नहीं आई, वो बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओके है, चलें, थैंक्स ऑल ऑफ यू।